तीन ताल में इस बार 3 सरप्राइजेस हैं और ये जो सामने मास्टर वाला कैमरा है इसमें तीनों लोग एक साथ दिखते हैं। उसमें जैसा दिख करके अंदाज़ा आप लगा रहे होंगे, नहीं वैसा नहीं है। जो मेरी बाईं ओर इस वक्त बैठे हैं वो उनका नाम बनदीप सिंह है। कई लोग उनकी दाढ़ी और बालों के अंदाज से इनमें बाबा का अक्स देखते हैं। बाबा भी देखते हैं पिछले बाबा आईना नहीं देखते। हाँ, बाबा इनको देख लेते और ये भी अब आईना नहीं देखते, ये भी बाबा को देख यानी लेते। बाबा को लेके एक बड़ा अच्छा एपिसोड मैं आपको बताता हूँ। तो मेरे एक मित्र हैं, आजकल सांसद भी हैं, हंसराज हंस। तो हंसराज हंस जो हैं वो जो हैं, हम और हंसराज हंस जलंधर में एक साथ ही वी ग्रू अप टुगेदर। तो हम दोनों की शक्ल कुदरती बहुत ज़्यादा आपस में मिलती थी उस वक्त, और भी ज़्यादा। मेरी भी दाढ़ी काली थी, उनकी भी काली दाढ़ी थी। तो उनका जो उनके जो गुरुजी का जो गांव था वो नकोदर के पास था और मेरी बुआ जी का घर नकोदर के पास था। तो उन दिनों हम लोग स्कूटर पे चला करते थे। तो एक सुबह की बात है कि स्कूटर पे मैं जा रहा था और जो है सामने से हंसराज हंस आ रहे थे। तो कुदरती बात यह है कि हमने जो कपड़े पहने थे, उन्होंने भी काले रंग का पठानी सूट पहना हुआ था और मैंने भी काले रंग का पठानी सूट पहना हुआ था। और पठानी सूट पे बुक्कल मारी हुई थी शॉल की, मैंने भी बुक्कल मारी थी, सर्दी के दिन थे। तो हम दोनों के स्कूटर आपस में क्रॉस करते हैं और स्कूटर क्रॉस करते हैं, वो भी ब्रेक लगाते हैं, मैं भी ब्रेक लगाता हूँ, जानते तो एक दूसरे को थे। तो हम दोनों ने ब्रेक लगाई। हंस अपना स्कूटर जो है मेरे पास लेके आए, हंस पाजी अपना स्कूटर, और मेरे को देखते कहते, बाबियो क्या ही बात है, मैं आ भी रहा थे, मैं जा भी रहा। तो बाबा के साथ हमारा ये कई बार ऐसा वो किस्सा हो चुका है। हमारे कई बार आई कार्ड जो हैं, जो गुमे हुए आई कार्ड, उनको दे दिए गए हैं कि भाई साहब आपका आई कार्ड रह गया था। तो ऐसे तो परिचय ये कि बनदीप जी ग्रुप फोटो एडिटर हैं इंडिया टुडे ग्रुप के साथ और अरसे से हैं। इनकी बहुत सारी जो इंडिया टुडे के कवर इमेजेस पे, मैगजीन पे आपने जो आइकॉनिक तस्वीरें देखी होंगी, वो आप कल्पना कर लीजिए जो भी आपकी स्मृति में आ रही है, चाहे वो बाबा रामदेव की और अखिलेश यादव की, बहुत सारी। ज़्यादातर जो नेता हैं, हाँ, बहुत सख्त लौंडे हैं, हाँ, इनको देख के पिघल जाते हैं। ये उनसे कुछ भी करवा लेते हैं, किसी को उल्टा घुमा देते हैं, किसी को नहाने बोल देते हैं, और सब करते हैं चूँकि बनदीप सिंह नाम जो है वो फोटोग्राफी के पोर्ट्रेट्स के लिए खासकर ऐसा होता है कि नेताजी के फिर वो घर में, ड्राइंग में, पोस्टरों में, सब जगह लग जाता है। तो वो बनदीप जी तीन ताल के स्टूडियो में इसलिए बैठे हैं। वैसे जो 100वें एपिसोड में आए होंगे ताऊ, वो मिले होंगे क्योंकि उस समय आप मौजूद थे, उन्होंने देखा होगा। क्योंकि मुझे याद है कि कुछ लोगों ने बाद में मैसेज किया था कि यार वो कौन थे जो बाबा के भाई हैं क्या? तो वो इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने नागा साधुओं के साथ कुछ महत्वपूर्ण पल गुजारे और उनकी तस्वीरें भी खींची हैं, जिस पर एग्जीबिशन आने वाली है। हाँ, 24 तारीख से एग्जीबिशन की ओपनिंग है। भस्मांग नाम है एग्जीबिशन का, और ये ट्रैवनकोर पैलेस है कस्तूरबा गांधी मार्ग पे, वहाँ बहुत अच्छी गैलरी है ट्रैवनकोर पैलेस, वहाँ पे इसका ओपनिंग है। तो आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपके दर्शकों को, आपके सुनने वालों को आमंत्रण है कि आए, ज़रूर देखें। क्योंकि दिल्ली में जो रहने वाले हैं वो ज़रूर जा सकते हैं। और मैंने बाय द वे कुछ तस्वीरें मैंने भी देखी हैं जी, देख ली हैं। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जब वो तस्वीरें उस एग्जीबिशन में लगेंगी, मैंने तो मोबाइल की स्क्रीन पे देखा है, लगेंगे तो अद्भुत होंगी। हाँ, अद्भुत जो कलर्स और वो हैं। लेकिन आज हम मतलब चूँकि इन्होंने इतना समय गुजारा है तो उन कहानियों पर, उन परंपराओं पर थोड़ी सी तीन ताल के अंदाज में बात करने की कोशिश करेंगे बनदीप जी से। थोड़ा ये प्रक्रिया की बड़ी बात होती है और एक अलग किस्म की ना एक ऐसी चीज़ उनके बारे में अपने आप बन गई है कि थोड़ा सा मिथ है, थोड़ी सी सच्चाई है, कुछ किंवदंतियाँ हैं। लोग कहते हैं कि यार बहुत गुस्सैल होते हैं वो जब चलते हैं, जब उनका रेला जब चलता है स्नान के लिए या किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए, तो उसमें अगर कोई रास्ते में बीच में आ गया तो भाला लिए रहते हैं, पाँव पे मार देते हैं इस बात की परवाह किए बिना, और पुलिस प्रशासन को आप उनकी शिकायत नहीं कर सकते हैं। उनके बारे में कुछ भ्रम, कुछ मिथ जो चलते हैं, जब आप इस मुलाकात में गए, कौन से बहुत समय बिताया, कौन से नए बने? इसको जो है ये इतना सिंपलिस्टिक और जनरलाइज नहीं है।
ठीक है, हम जो एक्सपीरियंस करते हैं, क्या होता है हमारे पास जो एक्सपीरियंसेस आते हैं, जो क्लिप्स आते हैं, जो रील्स आती हैं, वो एक सरफेस की जो है रिएक्शन होता है, और वो रिएक्शन क्यों होता है उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए 2013 में मैं महाकुंभ में पहली बार गया था, जो इलाहाबाद में महाकुंभ हुआ था। तो तब एक नई चीज़ हुई थी जो कि पहले नहीं थी। मोबाइल फ़ोन जो थे अपने आप में एक रेवोल्यूशन आया था। मोबाइल कैमरा फ़ोन हर हाथ में था। हाँ, कैमरा हर हाथ में था। तो जो कैमरा जो था वो जो है इन्वेजिव था। कैमरा हर जगह जो है आप दर्शक कम थे, कैमरा वाले लोग ज़्यादा थे, फ़ोटो लेने वाले। तो नागा साधुओं के साथ ये होता रहा। तो उनकी देखिए, आप एक नागा साधुओं के बारे में एक बहुत ज़रूरी बात ये जानने की है कि उनका जो लाइफ आप देखते हैं वही लाइफ, देयर इज़ यूनिडायमेंशनल है। वो ऐसा नहीं है कि आपके सामने कुछ और कहीं और वो कुछ और। उनका ये भी नहीं है कि इस वक्त वो लोगों से मिल रहे हैं और इस वक्त उनकी जो है किसी क्रिया का टाइम है या किसी जप का टाइम है या प्रार्थना का टाइम है। वो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट है। उनका जो अगर वो धूने पे बैठे हैं और धूने पे बैठ के लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ मंत्र चल रहा है, जप चल रहा है। धूने को तपना अपने आप में जो है एक तरह से वो एक भक्ति का है। और वो जैसे ब्रेथ के साथ ऑटोमेटिक एक टाइम के बाद, अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो एक टाइम के बाद जो आपके अंदर मंत्र का उच्चारण है, सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम, वो वही वाली बात कि आपका जो एक ऑटोमेटिक, एक ऑटोमेटिव वो जो है ब्रेथ के साथ अलाइनमेंट हो जाता है मंत्रों का। तो आपको उसके लिए कोई अलग चीज़ नहीं करनी पड़ती। तो ये मैंने एक्सपीरियंस किया कि उनकी टोटलिटी जो है उनकी लाइफ में, टोटलिटी है जो उनकी बीइंग है, वो टोटलिटी की बीइंग है। तो उसमें क्या होता है, एक इन्वेजिव जो है कैमरा एक इन्वेजन की तरह आता है। ठीक है, कुछ हद तक ठीक है, क्योंकि एक तरह का एक प्रोजेक्शन भी रहता है उनका, अपने आप को वो प्रोजेक्ट भी करते हैं, अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को अपना रूप बनाते हैं, अपना एक तरह का स्वरूप बनाते हैं, अपना श्रृंगार करते हैं। जो आपने देखे अभी रील्स में देखा होगा, तरह तरह के रुद्राक्ष पहने, खूब सारे रुद्राक्षों के मुकुट पहने। वो एक तरह से एक लोगों को अपनी सोच और फिलॉसफी की तरफ आकर्षित करने का भी एक माध्यम होता है, लेकिन वो एक सीमा तक होता है। आप वो एक जो एक बैरियर है, वो एक जो लिमिट है, वो कई बार क्रॉस हो जाती है जब आप इस तरह की एक्सप्लोजन देखते हैं। अब 2013 से 19 तक ये चीज़ ये देखने में आई। 19 में एक और चीज़ हुआ, वो जो फ़ोन जो है स्मार्टफोन में बदल गए। स्मार्टफोन के हाई मेगापिक्सल हो गए। मेगापिक्सल की वजह से फोटोग्राफर्स जो हैं, हर कोई फोटोग्राफर था। अब हर कोई अपने आप को एक तरह से अच्छी क्वालिटी का कैमरा और क्वालिटी के साथ साथ एप्स, जो आप प्रोसेसिंग एप्स हैं, इंस्टाग्राम के फिल्टर्स हैं, इनसे क्या हुआ कि आपके और फोटोग्राफर्स की क्वालिटी के बीच में जो गैप था वो लेवल हो गया, प्लेइंग फील्ड लेवल हो गया। फोटोग्राफ्स एकदम से एक समान से दिखने लग गए। तो लोगों के पास एक एम्पावरमेंट आई और सडनली वो जो कैमरा है वो बहुत और ज़्यादा इन्वेसिव हो गया। अब 2019 से 2025 के बीच में एक और चीज़ हुआ कि मेगापिक्सल बूम आ गया। सडनली जो कैमरा में मेमोरी जो है वो बहुत बढ़ गई और जो फोटोग्राफ्स हैं वो वीडियोस में बदल गए। तो जो आपका कैमरा जो था, जो 1 सेकंड की फ़ोटो लेके हट जाता था, अब वो आपके फेस के सामने, नागा बाबा के सामने रखा रहता है। वो अब जो लोग हैं वो सिर्फ फ़ोटो नहीं लेते, वो साथ साथ चल रहे होते हैं रील बनाते हुए। तो उससे क्या हुआ, जो कैमरे की जो इन्वेजिवनेस है एक बाबा की लाइफ में, एक आप खुद को इमेजिन करके देखिए, आपके चारों तरफ कैमरे लगे हों और आप कुछ भी बात कर रहे हो, कहीं पे भी जाना चाह रहे हो, आप यहाँ तक कि वॉशरूम अगर जाना चाह रहे हैं, आपके पास कैमरे आपको फॉलो करने लगे। एक तरह से एक इरिटेशन हो जाती है। तो ये हम जब इरिटेशन होती है, हम उसका वाला क्लिप देखते हैं। हम ये नहीं देखते कि क्या उससे पहले क्या हुआ। लोग आते हैं, लोग बैठे रहते। एक बाबा के साथ मैं बैठा हुआ हूँ और उनके टेंट में मैं पीछे बैठ के ऑब्जर्व कर रहा हूँ। बाबा जो है मेरे सामने बैठे हुए हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं बाबा के सामने, जैसे ही बाबा के पास पहुँचते घूम के सेल्फी लेने लग जाते हैं। तो बाबा जो है देखते हैं और अंदर ही अंदर बुड़बुड़ा रहे हैं, यार आशीर्वाद तो पहले ले लो,
आशीर्वाद तो कोई ले नहीं रहा है, सीधा सेल्फी ले रहे हैं। तो मतलब ये एक माइंडसेट हो गया है। तो इस माइंडसेट के चलते आपको बाबा लोग जो हैं इस तरह से दिखते हैं। और इसका एक और पहलू है कि जो नागा साधु हैं वो ट्रेंड नहीं हैं टू क्रिएट अ ऑरा ऑफ गुडनेस अराउंड देम। वो उनका मकसद ही नहीं है कि मैं आपकी नज़र, आपकी गुड बुक्स में आऊं, मैं आपको अपने बिहेवियर की तरह से अट्रैक्ट करूं। उनको फॉलोअर बढ़ाना नहीं उनको है। फॉलोअर नहीं बढ़ाना है, उनको लाइक से मतलब नहीं है। तो इसके लिए एक बड़ा अच्छा जो मेरे को एक कन्वर्सेशन में एक वर्ड का पता लगा जिससे एकदम समझ में आ जाता है, प्रसिद्धि परांगमुख। प्रसिद्धि से अपना मुंह मोड़ के रखते हैं। तो ये जो है इस स्वभाव के चलते जो रिएक्शंस हैं और जो आप देखते हैं वो इस स्वभाव के चलते। जो प्रोसेस होता है नागा साधु बनने का, है ना, वो बड़ा जटिल प्रोसेस है। तो उसमें सबसे कठिन परीक्षा कौन सी होती है? इस बातचीत में इस बारे में बात हुई कभी? देखिए, ये कठिन तो लगता है जब आप उसको ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि आप बाहर से, अगेन हम लोगों की गेज जो है, हाँ, दृष्टि वो जो है, एक आउटसाइडर आउटसाइडर की दृष्टि है। लेकिन नागा साधु रैंडमली या आपकी इच्छा हो नागा साधु बनने की तो आप नागा साधु नहीं बनते हैं। इसका एक बहुत बड़ा एक प्रोसेस होता है, जिसके प्रोसेस के तहत आपकी स्क्रीनिंग होती है। कई वर्षों तक आपकी स्क्रीनिंग होती है। आपको पहले कई वर्षों तक आश्रम में जो है अखाड़े में आप एज ए सेवादार की तरह जो है आप वहाँ पे आप रहते हैं, एज अप्रेंटिस बन के रहते हैं। और आपको कई तरह के आपको सब मीनियल काम कराए जाते हैं। और मकसद ये रहता है कि किसी ढंग से आपको इससे दूर भगाया जाए। आपको सब वो चीज़ें आपके साथ होती हैं जिससे आपको इस तरह से आपको इस सन्यास के डिज़ायर से आपको दूर भगाने की कोशिश होती है। मकसद ये होता है कि टेस्ट किया जाए आपको कि आप कितनी आपके अंदर जो विल है इसके प्रति जो इसकी वो एक सरफेस विल ना हो, वो एक किसी चीज़ के प्रति रिएक्शन ना हो। घर से आप नाराज़ होके आए हैं तो मैं सन्यासी बन जाऊंगा, किसी प्यार में धोखा हुआ है तो मैं सन्यासी बन जाऊंगा, मतलब वो क्षणिक फैसला ना हो, वो ना हो। तो उसको एवेल्युएट किया जाता है। तो उसके कई सालों के एवेल्युएशन के बाद जब आपका जो नागा बनने की प्रक्रिया है वो एक बड़ी सिस्टमैटिक प्रक्रिया है और बड़ी इंटरेस्टिंग प्रक्रिया है। उसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपको आप जो ये जैसे मैंने ऑब्जर्व किया, इसको मैंने एज अ स्टडी नहीं किया, एज अ रिसर्च, बट जैसे मेरी ऑब्जर्वेशन थी और इसको मैंने काफ़ी फ़ोटोग्राफ किया। तो आपको पहले कैंप में एक साथ बिठा दिया जाता है धुने के आगे, अलग अलग धुनों के आगे, और आप जो है चैंटिंग होती है, हर हर महादेव की चैंटिंग होती है। आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार किया जाता है। फिर आपको घाट पे लेके जाया जाता है, घाट पे अर्धनग्न अवस्था में, और वहाँ पे आपके बाल जो हैं शेव कर दिए जाते हैं। अब ये बाल शेविंग जो है बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इसमें जो बाल को शेव करना होता है ये फोटोग्राफ नहीं करने देते हैं, उसमें बहुत जो है उनको आपत्ति होती है। तो एज अ फोटोग्राफर आप महसूस करते हैं कि भाई इसमें ऐसी क्या बात है, आप जब फोटोग्राफ बाकी सब चीज़ कर रहे हैं तो बाल क्यों? तो जो बाल होते हैं वो हमारी आइडेंटिटी होती है, प्राइमरी आइडेंटिटी होती है। जो प्राइमरी आइडेंटिफिकेशन का फैक्टर होता है वो काफ़ी हद तक हमारे फेशियल हेयर होते हैं। तो वो जो फेशियल हेयर से आप आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन है, ये कौन है। और जैसे ही आपके सब बाल फेस से हटा दिए जाते हैं, आपको शेव कर दिया जाता है, पूरे बाल आपके हटा दिए जाते हैं, आपकी आइडेंटिटी एकदम से मर्ज कर जाती है और आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि कौन कौन है। बहुत ध्यान से समझना पड़ता है आपको। मतलब आपको अंदर आपकी AI फैकल्टी आपको क्रिएट करनी पड़ती है कि भाई समझने के लिए कि कौन कौन है। मतलब एक साथ बहुत सारे लोग हों। हाँ, और तो वो जो वो आप मर्ज कर जाते हैं उसमें। तो आपको फिर पहले आपकी आइडेंटिटी जो है एक तरह से आपको आइडेंटिटी आपकी ख़त्म हो जाती है। फिर आप नदी के घाट पे, गंगा के घाट पे आप बैठे हैं और सुबह से शाम तक धूप में आप बैठे हैं, और शाम को जाके आप अपना जो सबसे इम्पोर्टेंट इसकी सेरेमनी होती है कि आप अपना
16 रिलेशनशिप्स का दाह संस्कार करते हैं, लिविंग फैमिली मेंबर्स का, अपने माता पिता भाई बहन, और 17वां जो है पिंडदान आप अपने खुद का करते हैं। तो आप अपने लिविंग जो है, ये बड़ा इमोटिव मोमेंट होता है कि आप अपने सारी लिविंग फैमिली का आप उनका जो है पिंडदान कर रहे हैं। तो कई लोगों को मैंने देखा है, मतलब मेरे लिए भी खुद अपने आप में वो मोमेंट देखना बहुत इमोटिव। रोते हैं लोग क्या करते हुए? मैंने एक सुना है कि जो परिवार वाले जब देखते हैं ये चीज़ को तो बहुत इमोटिव हो जाते हैं, लोग रोते भी हैं। लेकिन जहाँ मैंने, क्योंकि ये अगेन उन लोगों की प्रिपरेशन इतनी स्ट्रांग होती है कि वो दे आर कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड कि ये होने वाला है, ये चीज़ होगी। तो वो एक तरह से जो चीज़ें आपको बताई जा रही, वो क्रम जो चल रहा है उसका प्रोसेस का, वो आप इतने ज़्यादा उसमें आपको फेमिलियर है कि आपके लिए वो एक नॉर्मल प्रोसेस होता है। बट उसकी इमोटिव जो सिचुएशन है, उसकी जो इम्पोर्ट है, वो तो वैसे का वैसा रहता है। तो उसके बाद जो है आपको वहाँ से उसके बाद आप वापस अखाड़े में जाते हैं। अखाड़े में फिर सारी रात आप हवन में बैठे होते हैं, आप आग के आसपास बैठते हैं, फिर से आपके अंदर ऊर्जा संचार होता है, फिर हवन होता है। उस हवन के बाद आप रात को सुबह 3 बजे 2 या 3 बजे फिर से प्रोसेशन की तरह जाते हैं, स्नान करते हैं, और फिर आप धर्म ध्वजा पे वापस आते हैं अखाड़े में। और फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा संस्कार जिसे लिंग का तोड़ना कहते हैं, बहुत कंट्रोवर्शियल है, बहुत सीक्रेटिव है, जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की जाती। लेकिन जो आपकी जो मेन जो रिप्रोडक्टिव जो आपका ऑर्गन है, उसको निष्क्रिय किया जाता है। अब इसके बारे में कई लोगों से कई अलग अलग बात सुनने को मिली। कई लोग तो बताते हैं कि साफ तौर पे निष्क्रिय किया जाता है, और कुछ बाबाओं से चर्चा होने पे ये भी बोला कि वो निष्क्रिय जो करा जाता है, जो बोला जाता है, वो ऐसा नहीं होता है कि जो गुरु होता है वो उसको पकड़ के 3 झटके देता है, जिसके अंदर, और मंत्र पढ़ते हुए, तो उसके अंदर एक नेचुरल रिएक्शन ऐसा होता है कि आपकी काम उत्तेजना जो है वो ख़त्म हो जाती है। और जो वर्ड वो लोग यूज़ करते हैं, वो ये कहते हैं कि जो लिंग है उसके बाद वो शक्ति साधक ना होके शिव साधक हो जाता है। तो वो शक्ति, उसका अभिप्राय है कि वो योनि की तरफ की साधना में ना रह के शिव की साधना में हो जाता है। तो उसका जो प्रोसेस होता है उसके बारे में जो है काफ़ी क्लोज सर्कल्स में बात होती है। लेकिन कहीं पे भी मैंने कोई उसको लेके कोई कंट्रोवर्सी या डिसअपॉइंटमेंट या किसी को कोई प्रॉब्लम हुई हो, वो नहीं देखा है।